हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि और इन लेक्चर्स में हम लोग पीटी 360 पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जितने भी अंडर सब टॉपिक्स आते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है राइट टू प्रोटेस्ट। अब ये न्यूज़ में रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फार्मर के पास राइट है प्रोटेस्ट करने का, बट रोड ब्लॉक नहीं कर सकते वो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू प्रोटेस्ट इसी वजह से न्यूज़ में रहा। और राइट टू प्रोटेस्ट एक एक्सप्लिसिट राइट नहीं है। इसके बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली इसको नहीं बताया गया है, बट आर्टिकल 19 जो है, जो कि कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ से ये डिराइव किया जा सकता है राइट टू प्रोटेस्ट। तो यूएनएचआरसी के अकॉर्डिंग राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट करते हो तो ये एक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के हिसाब से राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली ये एक फंडामेंटल राइट है। अब इसके रिलेटेड कौन कौन से और राइट्स आते हैं ये इसके अंडर, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे कि राइट टू आर्टिकल 19(1)(a) में क्या आता है, आर्टिकल 19(1)(b) में क्या आता है, ठीक है। ऐसे ही 1(c) में क्या आता है आर्टिकल 19 में। तो ये रिलेटेड राइट्स हैं, ये किसके बारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर रामलीला मैदान केस एक हुआ था, तो इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि ये जो है राइट आर्बिट्रेरी नहीं लिया जा सकता है। तो एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन से ज़बरदस्ती एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन से ये राइट नहीं लिया जा सकता है। तो ये केस हुआ था 2012 का, ये केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिटीज़न के पास फंडामेंटल राइट है कि वो असेंबली कर सकते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो ज़बरदस्ती कोई भी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन अपनी मन मर्जी से वो नहीं खारिज कर सकता, उसको ले नहीं सकता। अब यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी, ये एक कमेटी है जिसमें ये एक सब टॉपिक है जिसमें 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बॉडी आती हैं और ये ICCPR, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ये मॉनिटर करती है। ये एक ट्रीटी है बेसिकली, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये मॉनिटर करती है। और यहाँ पर UNHRC के हिसाब से ये कहा जाता है कि सभी के पास राइट टू पीसफुल असेंबली का राइट है ये, और ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है कि आप पीसफुली असेंबल कर सकते हो, सभी लोग ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब ये क्या है, ये एक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जो कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, और जो UNHRC है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर भी करती है। अब ये जो ट्रीटी है आर्टिकल 21 के हिसाब से ये पीसफुल राइट टू पीसफुल असेंबली गारंटी भी करती है। तो ये इसका जो आर्टिकल 21 है, नॉट हमारे फंडामेंटल राइट नहीं, आर्टिकल 21 हमारा तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, वो चीज़ नहीं। तो ICCPR का जो आर्टिकल 21 है, मतलब इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का जो आर्टिकल 21 है, वो कहता है राइट टू पीसफुल असेंबली के बारे में। और ये UN जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट भी की गई थी 1966 में। इंडिया ने ये कन्वेंशन को रैटिफाई भी किया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स सबसे पहले तो यही ट्रीटी को इंक्लूड करता है जो हमने पढ़ी, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। देन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी आते हैं इसमें, एंड देन इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को भी ये इंक्लूड करता है। तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या क्या इंक्लूड करता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप किसी इंसान को ज़बरदस्ती उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हो बिना किसी लॉ के या बिना किसी लीगल किसी भी नोटिस के या कुछ भी इस तरीके के कोई भी प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना, अगर आप किसी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से निकाल देते हो, फोर्सिबली बेदखल कर देते हो, तो वो एक ह्यूमन राइट वायलेशन माना जाता है। तो किसी के पास भी ये अधिकार नहीं है ये करने का। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के हिसाब से कोई भी इंसान को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से आप ज़बरदस्ती आप अपने ही मनमाने ढंग से आप उसको हटा नहीं सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है रिजर्वेशन एंड शेड्यूल एरियाज़। तो यहाँ पर ये बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी जिसमें ये कहा गया था कि शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात की गई थी कि 100% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स को नहीं मिलेगा शेड्यूल्ड एरियाज़ में। तो आंध्र प्रदेश ने 2000 में ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट को 100% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था ऑल्दो। तो यहाँ पर ये जो हम ना यहाँ पर बेसिकली सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा जैसे एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए तो ये इस कोर्स का एम नहीं है। इस कोर्स का एम है कि फटाफट से आपका रिविजन हो और जो जो चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए आप फिर प्रीलिम्स का कोर्स जो है वो अच्छे से आप कर सकते हो, जिसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर होती हैं, या फिर और मेंस के कोर्सेज़ हैं, या फिर और 2020 सीरीज़ है, तो वो चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर क्या है, आपको फटाफट से अभी ये जानना है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ रंजन गोगोई टू राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट ने जो हमारे पुराने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। अब आर्टिकल 80 क्लॉज 1A के हिसाब से प्रेसिडेंट 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। ये हमने प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। अब ये पहली बार नहीं है कि किसी जज को आप राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा रहा है, तो पहले भी जजेस राज्यसभा के मेंबर्स बने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 30 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट्स जो हैं वो जैसे अगर आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी के भी द्वारा ओन किए जा सकते हैं। तो वहाँ पर स्टेट को ये कहा जाता है कि कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अगर उसको एड, कोई भी एड ग्रांट करनी है, कि ये नहीं कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी हो, लैंग्वेज के हिसाब से आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो तो हम डिस्क्रिमिनेशन, लिंग्विस्टिक या रीजनल रिलीजन के हिसाब से माइनॉरिटी हैं तो कोई भी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा अगर आप एड ग्रांट कर रहे हो। इस ग्राउंड पे नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि ये एक माइनॉरिटी की मैनेजमेंट के अंडर आती है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी है चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। ऑलराइट, अब यहाँ पर न्यूज़ कंटेक्स्ट बेसिकली बस यही था कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट प्रोवाइड की थी कि अगर कोई भी इंसान किसी को कोई भी स्टेट जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर चाहे वो माइनॉरिटी है चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा ओन की जा रही है, उसका मैनेजमेंट कोई भी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी कम्युनिटी होल्ड कर रही है, अगर उसके बेसिस पे अगर एड नहीं देता है तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है बेसिकली कि आप गवर्नमेंट से एड ले ही सकते हो। ये राइट जो है इंस्टीट्यूशन का वो नहीं है, फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। तो दोनों को ही इक्वली रूल्स एंड कंडीशंस फॉलो करने हैं एड के, ठीक है। अब यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, वो न्यूज़ में है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है। कुछ ग्राउंड्स पर जैसे कई लोगों को डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, कुछ टाइम के लिए डिटेंशन में रखा जाता है, तो वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर आता है। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 इसी के बारे में बात करता है। ग्राउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें आप प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वहाँ पर जाते हो, इस एरिया में जाते हो। तो ग्राउंड्स ये हो सकते हैं कि अगर आपने कंट्री के डिफेंस में आप थ्रेट हो, ठीक है, या फिर अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप एक थ्रेट हो, या फिर अगर जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं सर्विसेज उनके मेंटेनेंस के लिए आप थ्रेट आ रहे हो, या फिर आपका ऐसी ज़बरदस्ती उठा लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है और इम्प्रिजन कर दिया गया है, कोई रिव्यू नहीं हुआ उसमें, तो उस केस में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो है वो आ जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इन ग्राउंड्स पर हो सकता है। अब एडवाइजरी बॉडी में इनके 3 मेंबर्स होते हैं और यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं या फिर वो लोग जो कि हाई कोर्ट के जज होने के लिए क्वालिफाइड हैं। अब एक पर्सन को एक्स्ट्रा जुडिशली भी रखा जा सकता है 12 महीने तक अगर इस बॉडी के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो ये जो एडवाइजरी बॉडी यहाँ के हमने जो बात की है इसके द्वारा अगर अप्रूव किया गया है तो एक पर्सन को यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशली भी 12 महीने के लिए रखा जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशली बेसिकली होता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाहर जाके, मतलब बियॉन्ड जाके, कि कोर्ट ने इतने टाइम के लिए कहा बट हम थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए रखे हैं। तो ज़्यादा टाइम कितना हो सकता है? 12 महीने। और इसका टर्म जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर कुछ फ्रेश प्रोब्स मिलते हैं उस केस में, तो ठीक है, कुछ फ्रेश उसमें कुछ जानकारी मिलती है, कुछ फ्रेश प्रोब्स मिलते हैं, तो ये टर्म एक्सटेंड हो सकता है उस बेसिस पर। अब स्टेट फ्लैग जो है वो न्यूज़ में है।
इस टॉपिक में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक स्टेट को प्रोहिबिट नहीं करता है कि अगर वो अपना एक सेपरेट स्टेट फ्लैग रखना चाहता है। तो इसमें जो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है उसके द्वारा ये कहा गया था कि कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है स्टेट के ऊपर कि वो अपना अलग फ्लैग नहीं रख सकता, तो इस तरीके की कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। अब गाइडलाइंस क्या है स्टेट फ्लैग के लिए कि स्टेट फ्लैग जो है वो हमेशा नेशनल फ्लैग के अंडर ही आएगा, उसके नीचे ही रहेगा, ठीक है। और एक फ्लैग जो है वो 7 शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। साथ में प्रोहिबिशन भी था इसमें कि अगर आप नेशनल फ्लैग को इंसल्ट करते हो, बर्न करते हो, म्यूटिलेट करते हो, डिफेस करते हो, तो उस चीज़ पर पूरा प्रोहिबिशन है, ठीक है। और नेक्स्ट द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से स्टेट फ्लैग पर कोई भी प्रोहिबिशंस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइबल रीजन्स। अब यहाँ पर 5th शेड्यूल जो है, जो कि आर्टिकल 244 क्लॉज 1 के हिसाब से ये कहा जाता है कि जितने भी शेड्यूल एरियाज़ हैं उनके कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन से ये डील करता है। 5वां शेड्यूल आर्टिकल 244 क्लॉज 1। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस शेड्यूल के, वो क्या हैं कि जो ट्राइबल हमारी जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से ये डील करता है। दूसरा है हमारे जो गवर्नर हैं वो कोई भी लॉज जो हैं वो अडेप्ट कर सकते हैं, जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी लॉ पास हुआ है उसको अडेप्ट किया जा सकता है इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और साथ में गवर्नर जो है वो उस एरिया के लिए लॉज भी बना सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया जो भी आपके ट्राइबल रीजन्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो ये इन शेड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। साथ में 6 अगर मैं शेड्यूल की बात करती हूँ, शेड्यूल्स देखो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने, स्पेशली ट्राइबल रीजन्स की अगर हम बात करते हैं उनसे रिलेटेड जो शेड्यूल है उनसे कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए 5th शेड्यूल जैसे इंपॉर्टेंट है 6th बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6th किससे डील करता है शेड्यूल कि जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है उनके गवर्नेंस से ये डील करता है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है डायरेक्टली गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं और जितने भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं और उनके जो काउंसिल्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स और फंक्शन से ये 6th शेड्यूल डील करता है, ठीक है। इट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स और इनके फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट से डील करता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट यही हो गए, तो इनके काउंसिल से डील करता है। नेक्स्ट है सेस एंड सरचार्ज। तो 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो शेयर है सेस और सरचार्ज रेवेन्यू का वो बढ़ गया है। अब आर्टिकल 266 के हिसाब से ये रेवेन्यूज़ कंसोलिडेटेड फंड में इंक्लूड किए जाएंगे। सेस होता क्या है, ये सेस जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको बाद में रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये जितना भी टोटल पेएबल टैक्स होता है, तो टोटल पेएबल टैक्स होता है उस पर ये अप्लाई किया जाता है, ठीक है, और इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जैसे कृषि कल्याण सेस है तो ये सिर्फ टोटल सर्विस वैल्यू पर ही अप्लाई होता है, टोटल पेएबल टैक्स उस पर अप्लाई नहीं होता। अब सरचार्ज जो है वो होता क्या है, ये किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इस पर नहीं है और ये टोटल सर्विस वैल्यू पर ही अप्लाई होता है। मतलब कि यहाँ पर टोटल सर्विस वैल्यू पे ये सरचार्ज अप्लाई हो जाता है, तो टोटल पेएबल टैक्स यहाँ पर बन जाता है। तो अब ये सरचार्ज जो है वो टोटल सर्विस वैल्यू पे अप्लाई होता है। आर्टिकल 271 के हिसाब से कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं, टैक्सेस होती हैं, उस पर सरचार्ज जो है वो इम्पोज़ किया जाता है। तो सरचार्ज कुछ ऐसी ड्यूटीज़ और टैक्सेस पे यूनियन के पर्पसेस के लिए इम्पोज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो लेजिस्लेचर के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक 3 जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ का था, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेजिस्लेचर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है और लीडर ऑफ अपोजिशन वगैरह, ये सब टॉपिक्स न्यूज़ में रहते हैं और ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisiis.in। यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में, PT 360 के कोर्स में आप जाना, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो पिछले 5 साल के हम लोग करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 साल के कंटेम्प्रेरी इशूज़ यहाँ पर आते हैं और 1 साल के करंट अफेयर्स आते हैं। बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ऑल्सो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, जो लेक्चर में मैंने पूछे हैं, उसके कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं।